सफरीना किस्त नंबर 9। सिकंदर झटका खाकर नींद से बेदार हुआ था। किसी ने उसे जोर से झंझोड़ा था। ये सफरीना थी जो उसकी चादर में घुसकर लेट गई थी। फजर की अजानें फिजा में गूंज रही थीं। सिकंदर ने उठकर देखा तो हशमत साहब वॉशरूम से निकल रहे थे। उन्होंने फजर के लिए वजू बना लिया था। सफरीना, तुमने लेटे रहना है ताकि किसी को तुम पर शक न हो। ये कहकर सिकंदर ने चारपाई छोड़ी और फिर वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर निकला तो हशमत साहब नमाज के लिए जा चुके थे। सिकंदर का नमाज पढ़ने का मूड नहीं था, इसलिए वॉशरूम से आकर चारपाई पर लेट गया। आपने हशमत साहब के लिए क्या सोचा है सिकंदर? सफरीना बोली। सफरीना, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पैसे ला कर दो और फिर मैं वो पैसे कमरे में कहीं छुपा दूंगा। हम इन्हें नहीं बताएंगे क्योंकि जिस तरह से हशमत साहब लगते हैं वो हमसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये भी अच्छी बात है। आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं अभी लाती हूँ। ये कहकर सफरीना गायब हो गई और सिकंदर दुआ कर रहा था कि हशमत साहब के आने से पहले सफरीना आ जाए। सफरीना को 2 मिनट भी नहीं लगे और वो वापस आ गई। ये लें सिकंदर। ये कहकर सफरीना ने रुपयों की गड्डियां सिकंदर की तरफ बढ़ा दी, जो सिकंदर ने सीधे बैठ कर ले ली। ये 20 के करीब मोटी मोटी गड्डियां थीं, जिनमें नीले और हरे रंग के नोट थे। गुड सफरीना, ये तुमने अच्छा किया। लेकिन ये लाई कहाँ से हो? सिकंदर ने सवाल किया। यहाँ से मैं शहर के अमीर तरीन आदमी के घर गई और उसकी तिजोरी से ये पैसे निकाल कर लाई। सफरीना ने वजाहत दी। गुड सफरीना, गुड। ये कहकर सिकंदर ने रुपयों का अंदाजा लगाया तो ये रकम 5 लाख से ऊपर बन रही थी। अच्छा, इससे पहले कि कोई जाग जाए हमने ये रकम छुपानी है। ये कहकर सिकंदर चारपाई से उतरा और फिर जिस कमरे में वो पहली मर्तबा बैठे थे वो वहां गया और तख्ती पर रखी देचकी में सारे रुपए डालकर ऊपर देगची का ढक्कन रख दिया। सिकंदर चारपाई पर आकर बैठ गया था। अचानक बाहरी दरवाजे के खुलने की आवाज आई और हशमत साहब का चेहरा नजर आया। हशमत साहब को देखकर सफरीना भी सही से होकर बैठ गई। उठ गए तुम लोग बेटा, और नींद पूरी की या नहीं? जी बाबा, उठ भी गए और नींद भी पूरी कर ली, सिकंदर ने जवाब दिया। अच्छा, मैं नूर को उठा देता हूँ। ये कहकर हशमत साहब नूर बीबी की चारपाई की तरफ गए और उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो नूर बीबी जाग गईं। फिर एक एक करके सारे उठ गए। सबको जगाने के बाद हशमत साहब घर से बाहर चले गए। आसमान पर रोशनी नमूदार हो गई थी। दूर कहीं से कोयल की कू की आवाज गूंज रही थी, जो सिकंदर को बहुत भली लग रही थी। सफरीना, एक बात तो बताओ, क्या मुझसे पहले भी तुम्हारा कोई आका रहा है? नहीं सिकंदर, आपसे पहले जिसने भी मुझे गुलाम बनाने का चिल्ला किया वो अपनी जान से चला गया। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा भी पहला तजर्बा है इंसानों के साथ, सिकंदर ने कहा। जी हाँ, इसलिए खामोश रहकर लोगों और आपको देखती रहती हूँ कि आप लोग कैसे बात करते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, तुम चुड़ैलों में भी शादियाँ होती हैं या बस सारी जिंदगी ऐसे ही तन्हा गुजारते हो? हाँ, शादियाँ भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। ऐसा क्यों? सिकंदर ने सवाल किया। वो इसलिए कि मैं आम सी चुड़ैल नहीं हूँ। मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। सबसे पहले जिसे देखा वो इब्लीस था और फिर मैं लाडली भी थी, इसलिए मैं जिद्दी भी हो गई और गुस्सीली भी। इब्लीस की दी हुई शक्तियों ने मुझे सबसे अलग बना दिया था, तो किसी जिन या शैतान से दोस्ती तक का नहीं सोचा। कभी मोहब्बत भी नहीं हुई? सिकंदर ने दूसरा सवाल किया। मोहब्बत और सफरीना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सिकंदर। मैंने अपने काबू करने वालों में से किसी को अगर जिंदा छोड़ा है तो वो एक ऐसा इंसान था जिसके बीवी बच्चों को मैंने उसके सामने मार दिया और फिर उसे सारी जिंदगी दर बदर होने के लिए जिंदा छोड़ दिया। इसके अलावा जो भी टकराया वो जिंदा नहीं रहा। भाई, तुम अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन इस वक्त मेरी गुलाम हो और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा शैतानों में जो मर्तबा और मकाम है उसको कम करूं। तो मेरे लिए ना तो तुम मेरी गुलाम हो, न काबू में की गई कोई ताकत। बीवी तो मैंने दुनिया वालों के सवालों के डर से बना लिया था। मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त और हमसफर हो जो हर वक्त मेरे साथ रहती है। अब तुम्हारी मर्जी कि मुझे मार डालो या साथ रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने भी जिंदगी में दुख देख लिए हैं और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की,
लेकिन शायद मौत का वक्त अभी नहीं आया, तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं कि तुम मेरे साथ क्या करोगी। शुक्रिया आपका सिकंदर कि आपने मुझे इज्जत दी, लेकिन चूंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और शैतानों की दुनिया में मेरा नाम है, तो मैं अपनी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ। सफरीना बोली, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें काबू किया था, तुम खुद मेरे पास नहीं आई थी, तो मुझे तुमसे कोई दुख और शिकायत नहीं होगी। जो होगा वो मेरी किस्मत में लिख दिया गया है। अभी सिकंदर ये कह रहा था कि हशमत साहब वापस आ गए। उनके हाथ में शॉपर थे जो उन्होंने नूर बीबी को पकड़ा दिए और नूर बीबी बावर्ची खाने में चली गई। सफरीना, नाश्ते के फौरन बाद हमने यहाँ से निकल जाना है। अब हम ऐसे भले लोगों को और तकलीफ नहीं दे सकते हैं, सिकंदर बोला। अभी सिकंदर की बात खत्म हुई ही थी कि एक तेज चीख घर में गूंजी। ये नूर बीबी की आवाज थी और फिर हाथ में देगची पकड़े बाहर भागती हुई आई। ये वही देगची थी जिसमें सिकंदर ने पैसे रखे थे। हशमत साहब, ये नूर बीबी ने कांपते हुए देगची हशमत साहब के आगे कर दी जो पैसों से भरी हुई थी। अब हैरान होने की बारी हशमत साहब की थी। ओह मेरे खुदा, ये कहाँ से आए? हशमत साहब ने नोटों की एक गड्डी देगची से बाहर निकालकर कहा था। पता नहीं हशमत साहब, मैंने चावल पकाने के लिए जब इसे तख्ती से उतारा तो ये बहुत भारी लगी। मैं समझी कि इसमें किसी ने छोटे बर्तन डाल दिए होंगे, लेकिन ये तो। नूर बीबी ने बात नामुकम्मल छोड़ दी। क्या हुआ बाबा, आप लोग परेशान नजर आ रहे हैं? सिकंदर ने आगे आकर कहा। बेटा, ये पैसे पता नहीं कहाँ से आ गए, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। सिकंदर को कोई बात नहीं सूझ रही थी तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली। अब क्या करें हशमत साहब? नूर बीबी बोली। सिकंदर बेटा, मुझे क्यों लग रहा है कि ये पैसे तुमने रखे हैं। हशमत साहब ने नूर बीबी को नजरअंदाज करके सिकंदर को मुखातिब किया। बाबा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए और मैं क्यों रखूंगा? सिकंदर ने वजाहत करते हुए कहा। तुमने मुझे बाबा कहा है ना सिकंदर, तो सच सच बताओ, ये पैसे तुमने रखे हैं ना? बाबा, मेरा यकीन करें, आप खुद सोचें जरा कि इतने पैसे मैं अपने साथ कैसे रख सकता हूँ, और ये तो जेब में भी नहीं आ सकते हैं। नूर, ये पैसे हमारे नहीं हैं, जहाँ से भी आए हैं, लेकिन मैं इसे अपनी मिल्कियत नहीं समझता। तुम ऐसा करो, इन्हें आग लगा दो। ये सुनकर सिकंदर परेशान हो गया। अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बाबा, जब अल्लाह ने ये पैसे आपके घर में रखे हैं तो आपके हुए ना, ये तो अल्लाह की तरफ से आपकी गैबी इमदाद हुई ना, तो फिर कैसे अल्लाह के दिए हुए पैसों को ठुकरा रहे हैं? सिकंदर बोला। सिकंदर, चाहे तुम ये बात छुपाओ, लेकिन ये सच है कि ये पैसे तुमने रखे हैं और मैं ये पैसे नहीं ले सकता। बाबा देखें ना, आपके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। अल्लाह अच्छे लोगों की मदद करते हैं ना, तो फिर आपको ये पैसे रख लेने चाहिए। सिकंदर ने कोशिश करते हुए कहा। लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकता बेटा, ये तो मेरी हैसियत से भी बहुत ज्यादा हैं। दुनिया में माली तौर पर आपकी हैसियत थोड़ी कम हो गई होगी बाबा, लेकिन अल्लाह के नजदीक आप आज भी अमीर हैं। प्लीज बाबा, ये रख लें। सिकंदर ने कोशिश करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं ये पैसे रख लूंगा, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ कि ये पैसे तुमने रखे हैं ना? आखिर सिकंदर ने हथियार डाल दिए। जी बाबा, ये मैंने रखे हैं, सिकंदर ने सर झुकाते हुए कहा। और क्यों रखे हैं? हशमत साहब का अगला सवाल आया। बाबा, मैं आपका बेटा हूँ और मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है। आप खुद सोचें कि एक बेटा ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका बाबा बैंक से कर्ज लेकर बेटियों की शादी करे। क्या आप शगुफ्ता और अक्सा को मेरी बहनें नहीं समझते हैं? क्यों नहीं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है। हशमत साहब जज्बाती हो गए। तो फिर ये न समझें कि ये पैसे मैंने रखे हैं, बल्कि ये सोचें कि एक भाई अपनी बहनों की शादियां धूमधाम से करना चाहता है। लेकिन बेटा, हशमत साहब ने हार मानते हुए कहा। बस लेकिन कुछ नहीं बाबा, अब इस बात को छोड़ें और अम्मी जान ये पैसे जाकर रख दें और जल्दी से नाश्ता तैयार करें, फिर हमने निकलना है। नूर बीबी ने हशमत साहब को देखा। उन्होंने नूर बीबी को जाने का कहा तो वो कमरे की जानिब चली गईं। और ये तुमने क्या कहा कि निकलना है? कहाँ निकलना है तुम दोनों ने? बाबा, मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं
और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान घूम फिर लूँ, इसलिए मैं नाश्ते के बाद आप लोगों से इजाजत चाहूँगा। सिकंदर ने बहाना बनाते हुए कहा, अगर घूमना ही है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और साथ में घूमेंगे बेटा। नहीं बाबा, आप ये तकल्लुफ न करें। आप सबसे पहले तो बैंक का कर्ज वापस देकर आएं ताकि और सूद न चढ़े। इसके बाद मेरी बहन की शादी के लिए जहेज इकट्ठा करना शुरू करें। तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे बेटा? नहीं बाबा, आपको बताया ना कि मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मैं सफरीना को थोड़ा घुमा फिरा लूं, इसके बाद वापस पाकिस्तान जाना है। अच्छा, हशमत साहब ने अच्छा को लंबा करते हुए कहा। वो सिकंदर और सफरीना के जाने में दिल से राजी नहीं थे। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि तुम हमारे पास ही सारी छुट्टियां गुजारते, हम सारे साथ में घूमते, लेकिन चलो जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा चारपाई पर बैठ चुके थे और सफरीना नूर बीबी लोगों के पास चली गई। सिकंदर ने उसे काम में हाथ बटाने के लिए कहा था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि वो सफरीना को काम करने देते। पैसों वाले वाक़े के बाद तो ये बात सोची भी नहीं जा सकती थी। नाश्ता तैयार होने में करीबन घंटा लग गया और फिर सहन में ही दरख्त के नीचे ही चादर फैला दी गई और वहीं सारे बैठकर नाश्ता करने लगे। मुकद्दस ने यहाँ भी अपनी बातों से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी और फिर नाश्ता करने के बाद सिकंदर ने जाने की इजाजत चाही। बेटा, आज का दिन तो हमारे साथ गुजार लेते, एक दिन अपने बाबा के पास गुजार कर नहीं जाओगे क्या? हशमत साहब जज्बाती हो रहे थे। बाबा, मैं पाकिस्तान जाने से एक दिन पहले यहाँ भी आऊँगा और आपके साथ पूरा दिन भी गुजारूंगा, वादा रहा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हशमत साहब ने कह तो दिया, लेकिन वो दिल से राजी नहीं थे। इस दौरान नूर बीबी कमरे में चली गई थीं और अब वापस इनकी तरफ आ रही थीं। उनके हाथ में चादर थी। सफरीना बेटी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या दूं, लेकिन मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा है। ये कहकर नूर बीबी ने चादर सफरीना के कंधे पर उड़ा दी। शुक्रिया अम्मी। सिकंदर की वजह से सफरीना भी अम्मी बोलने लग गई थी। उनके साथ कोई सामान तो था नहीं, इसलिए उन्होंने हशमत साहब से अब इजाजत चाही थी और फिर उनको इजाजत मिल गई। उनकी रुखसत का वक्त काफी जज्बाती हो गया। सिकंदर से गले मिलने के बाद हशमत साहब की आंखों में पानी आ गया था। घर की औरतों की हालत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी। वो सब भी सफरीना से रो रो कर गले मिल रहे थे और फिर वो बाहर के दरवाजे की जानिब चल पड़े। सारे घर वाले भी उनके साथ दरवाजे तक आए। भाई, एक प्यारी सी आवाज सिकंदर के कानों से टकराई। ये मुकद्दस थी। पता नहीं क्यों ये लफ्ज सुनकर सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए और वो घुटनों पर बैठ गया। आप वापस नहीं आएंगे ना? मुकद्दस ने अपना मुंह सिकंदर के कान के करीब लाकर सरगोशी में कहा, लेकिन सिकंदर के पास उस सवाल का जवाब नहीं था। वो उस परी से झूठ नहीं बोलना चाहता था और फिर मुकद्दस ने अपने छोटे छोटे बाजुओं से सिकंदर को गले लगा लिया। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सब की आंखों से आंसू निकलवा दिए, मगर सफरीना का चेहरा जज्बात से आरी था। सिकंदर ने कुछ देर तक मुकद्दस को गले लगे रहने दिया और फिर खुद ही अलग कर दिया। ज्यादा देर का मतलब सबको रुलाना है, सिकंदर ने सोचा। भाभी, मुकद्दस ने सफरीना को कहा था। सफरीना रिश्तों से इतनी आशना नहीं हुई थी तो वो इतनी जज्बाती नहीं हुई थी। जी बेटा। सफरीना भी सिकंदर के साथ घुटनों पर बैठ गई। मेरे भाई का ढेर सारा ख्याल रखना भाभी। ये कहकर मुकद्दस ने सफरीना को गले लगा लिया और सफरीना ने उसके माथे पर बोसा दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मुकद्दस का कहा ये जुमला उसकी जिंदगी में कैसा तूफान लाएगा। सिकंदर उठ खड़ा हुआ था, जिसे देखकर सफरीना भी उठ गई और चादर ठीक कर ली, जो बैठने के बाद ढलक गई थी। फिर वो दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके लिए पीछे देखना और मजीद रुकना बेहतर नहीं था और फिर वो सबको रोता छोड़कर पैदल चल दिए। कुछ कदम चलने के बाद सिकंदर ने मुड़कर देखा तो एक तांगा वाला उनकी जानिब आ रहा था, जिसे सिकंदर ने हाथ देकर रुकने का इशारा किया। कहाँ जाओगे भैया? बाजार जाना है, चलोगे? सिकंदर बोला। क्यों नहीं भैया। ये सुनकर सिकंदर और सफरीना तांगे पर चढ़कर बैठ गए और फिर तांगा बाजार की जानिब दौड़ने लगा। 10 मिनट बाद बाजार की रौनक नजर आने लग गई। क्योंकि सुबह अभी अभी हुई थी
तो ज्यादा दुकानें नहीं खुली थीं। एक खाली जगह पर पहुंचकर तांगा रुक गया और वो दोनों नीचे उतर आए। सिकंदर ने बेख्याली में अपना पर्स बाहर निकाला तो पर्स में पड़े नीले नोट नजर आ गए। उफ, अब क्या करें? सिकंदर ने बड़े नोट देखकर कहा था। मैंने छोटे नोट आपकी दाईं जेब में रख दिए हैं सिकंदर, सफरीना बोली। और फिर सिकंदर ने दाईं जेब में हाथ डालकर पैसे बाहर निकाले तो लाल रंग के नोट हाथ में आ गए, जिसमें से एक नोट निकालकर कोचवान को दिया और फिर पैदल ही बाजार की सड़कों पर चलने लगे। कोचवान भी पैसे लेकर तांगे को आगे बढ़ा चुका था। सिकंदर और सफरीना ये नहीं जानते थे कि कोचवान को पैसे देने के बाद दो आंखें उन दोनों का पीछा कर रही थीं। ये एक चोर था जिसकी नीयत सिकंदर के पर्स को देखने के बाद खराब हो गई थी। सिकंदर जैसे ही बाजार की कुछ गलियां घूमकर एक वीरान गली में पहुंचा तो वो चोर दौड़कर सिकंदर के सामने आ गया। अपना बटवा मुझे दो। चोर ने अपना चाकू बाहर निकाल लिया था और अब सिकंदर के सामने लहरा रहा था। चोर को देखकर सिकंदर भी हैरान हो गया, मगर अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ सफरीना थी जो कुछ भी कर सकती थी। सिकंदर ने खामोशी से पर्स निकालकर चोर के सामने किया, जिसे चोर ने उचक लिया और फिर वो ऐसा दौड़ा कि पीछे देखने की भी जहमत नहीं की। आपने इसे अपना पर्स क्यों दिया और ऐसे जाने क्यों दिया सिकंदर? तुम ये बताओ सफरीना कि तुम ये पर्स वापस ला सकती हो, लेकिन इस शख्स को कोई चोट न पहुंचे। सिकंदर ने कहा, जी अभी लाती हूँ, आप जरा गली के कोने में चलें। और सिकंदर सफरीना को लेकर गली की वीरान जगह में चला गया। कोने में पहुंचकर सफरीना ने आंखें बंद की और फिर कुछ सेकंड के बाद दोबारा खोल दी। पैसे आपकी जेब में दोबारा आ चुके हैं सिकंदर। ये सुनकर सिकंदर ने जेब को बाहर से थपथपाया। जेब भारी और फूली हुई थी। आपने उस वक्त मुझे क्यों नहीं कहा सिकंदर? मैं उसे वहीं पकड़ भी लेती और मजा भी चखाती, सफरीना बोली। सफरीना, ऐसा करने में कुछ मसले हो सकते थे, जैसा कि कोई हमें देख लेता या तुम कुछ ऐसा कर लेती तो हम नजरों में आ जाते, और अब अगर कहता तो तुम मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दे सकती थी, लेकिन उससे पैसे इसलिए निकलवाए ताकि अगर वो किसी को बताए या पकड़ा जाए तो उससे पूछ गछ ना हो कि इतने पैसे किसके पास थे, और हम मजीद परेशान होने से बच जाते। ये आपने ठीक किया सिकंदर। अब आपका क्या इरादा है? सफरीना ने कहा। भाई सफरीना, मुझे तो लोगों की ये भीड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मुझे किसी खूबसूरत जगह ले चलो जहाँ इंसान से ज्यादा खूबसूरत जगहें हों। मैं अल्लाह की दुनिया देखना चाहता हूँ। यार, ये इंसान और लोग तो मैं सारी जिंदगी देखता आया हूँ। कहाँ चलना पसंद करेंगे आप सिकंदर? किसी खूबसूरत सी वादी में ले चलो, लेकिन प्लीज इंसानों की वादी हो। ऐसा ना हो कि तुम मुझे जिनों की वादी में पहुंचा दो। जी ठीक है, लेकिन बेफिक्र रहें, अगर जिन भी आ गए तो आपसे पहले उनका वास्ता सफरीना से पड़ेगा। हाँ भाई सफरीना, लेकिन मैंने दुनिया देखनी है, लड़ाई वगैरह नहीं करनी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। सिकंदर ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। अच्छा, फिर अपना हाथ मुझे दें और आंखें बंद कर लें। सफरीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे सिकंदर ने थाम लिया, और फिर उसने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों की बात थी और फिर सफरीना की आवाज सिकंदर के कानों से टकराई, जो सिकंदर को आंखें खोलने का कह रही थी। सिकंदर ने आंखें खोली तो मंजर तब्दील हो चुका था। वो दोनों इस वक्त एक झील के किनारे खड़े हुए थे। ये कोई सरसब्ज इलाका था जिसको चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा था और पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। ये हुई ना बात, सिकंदर ने खुश होकर कहा। वैसे ये जगह कौन सी है सफरीना? ये नेपाल की सल्तनत है सिकंदर, और हम इस वक्त नेपाल की एक खूबसूरत वादी में खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सर्दी नहीं है सफरीना? सिकंदर ने मौसम में थोड़ी ठंडक महसूस करते हुए कहा। जी हाँ सिकंदर, इस वादी में सर्दी का मौसम है। रुकें, मैं आपके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करूं। ये कहकर सफरीना ने कुछ पढ़ा तो उसका जिस्म बिजली बनकर दोबारा अपने असल रूप में आ गया। सफरीना के हाथ में एक खूबसूरत सी जैकेट थी। सिकंदर, आप कपड़े भी तब्दील कर लें तो बेहतर है। 2 दिन से आपने यही कपड़े पहन रखे हैं। हाँ सफरीना, मुझे भी यही लग रहा है कि अब कपड़े तब्दील कर लेने चाहिए। सिकंदर ने ये बात अपने लिबास को देखकर कही थी। ये बात सुनकर सफरीना ने दोबारा वही हरकत की और कुछ शलवार कमीज के जोड़ों के साथ सामने खड़ी थी। सिकंदर ने सारे लिबास लिए
اور ان میں سے ایک لباس منتخب کر کے دوسرے سفرینہ کو دے دیے جو سفرینہ نے غائب کر دیے۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے دوسری طرف دیکھو گی؟ میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں۔ سکندر کی بات سفرینہ کو عجیب لگی۔ وہ کیوں سکندر؟ وہ اس لیے کہ تم مجھے کپڑے تبدیل کرتے دیکھ نہ سکو۔ سکندر نے کہا، میں دوسری طرف اپنا منہ کر بھی لوں تب بھی میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں سکندر۔ میں جانتا ہوں کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم دوسری طرف دیکھو۔ بھائی میں ذرا مشرقی ٹائپ لڑکا ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے دیکھتی رہو اور میں تمہارے سامنے اپنے کپڑے تبدیل کروں۔ یہ لیں، میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا ہے۔ سفرینہ نے پیٹھ سکندر کی طرف کر دی تھی۔ سکندر نے جلدی جلدی لباس تبدیل کر لیا اور پھر سفرینہ کا نام لیا۔ سکندر، آپ کی پیٹھ پر یہ جلا ہوا نشان کیسا ہے؟ سفرینہ بولی، ہیں تم باز نہیں آئی نا سفرینہ؟ سکندر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، آپ نے کہا کہ میں دوسری طرف دیکھوں، آپ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ مجھے نہ دیکھو۔ سکندر، میں انسان تھوڑی ہوں کہ منہ پھیر لوں گی تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سفرینہ نے شوخ لہجے میں کہا۔ مقدس سے مل کر اب وہ بھی بولنے لگی تھی، لیکن یار تم میری بات کو سمجھ لیتی نا۔ اچھا سوری سکندر، آئندہ احتیاط کروں گی۔ اب چلیں؟ یہ سوری تم نے کہاں سے سیکھ لیا سفرینہ؟ بس لوگوں سے سیکھ رہی ہوں، سفرینہ نے گول مول جواب